नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीला कचरा सुरक्षित निपटान के लिए स्थानांतरित। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 11 माओवादियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष समर्पण किया। दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह वर्ष 2023 की इसी अवधि की तुलना में 7.3% बढ़कर 1,77,000 करोड़ रुपए हुआ। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री आज से शुरू। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में हुए आतंकवादी हमले में 15 लोगों की मौत और 35 घायल। और राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में शाची राड बंगाल टाइगर्स ने टीम गुनासिका को 2-1 से मात दी। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद कल रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से खतरनाक कचरे को हटाने का काम शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कचरे को स्थानांतरित करने के लिए 4 सप्ताह की समय सीमा तय की है। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीला अवशिष्ट बीती रात करीब 9 बजे भेजना शुरू किया गया और 337 मीट्रिक टन कचरा लेकर 12 कंटेनर इंदौर के पास पीथमपुर के लिए रवाना हुए। अवशिष्ट को कड़ी सुरक्षा और 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पीथमपुर भेजा गया। कचरे से भरे कंटेनरों के आगे और पीछे 2 किलोमीटर तक यातायात रोक दिया गया था। कंटेनरों के साथ पुलिस की गाड़ियां थीं। वहीं अवशिष्ट को ले जाते समय 100 पुलिसकर्मी तैनात थे। यूनियन कार्बाइड के इस रासायनिक अवशिष्ट को पीथमपुर की रामकी इन्वायरो कंपनी में जलाया जाएगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 6 जनवरी तक इस जहरीले कचरे को हटाने के निर्देश दिए थे। सरकार को इस संबंध में कल 3 जनवरी को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से अधिक जहरीले मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इस घटना में लगभग 5,479 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग गंभीर और दीर्घावधि की स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हुए थे। ये घटना विश्व की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में मानी जाती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक कट्टर सरगना सहित 11 माओवादियों ने कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष समर्पण कर दिया। इन माओवादियों में 8 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इन पर महाराष्ट्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 11 गांवों ने नक्सलवादियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गढ़चिरौली में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि माओवादियों द्वारा हथियार डालने की बढ़ती संख्या और उनके क्रियाकलापों को आकर्षित करने में विफल हो रहे आंदोलन को देखते हुए महाराष्ट्र जल्द ही नक्सली खतरों से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गढ़चिरौली पुलिस ने गढ़चिरौली जिले में नक्सली गतिविधियों को लगभग समाप्त कर दिया है। उत्तरी गढ़चिरौली अब माओवादी गतिविधियों से मुक्त है और दक्षिणी गढ़चिरौली भी जल्द ही नक्सलियों से मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले वर्षों में कई खूंखार नक्सलियां या तो मारे गए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा वे आश्वस्त है कि उन्हें संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से ही न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि माओवाद खत्म हो रहा है क्योंकि भारत विकास में बड़ी प्रगति कर रहा है। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में गढ़चिरौली को इस्पात शहर का दर्जा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी उर्वरकों पर एक मुश्त विशेष राहत पैकेज का विस्तार करने का फैसला किया है। इन उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी बढ़ाकर 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने की मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से लगभग 3,850 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों की खुशहाली बढ़ाने के लिए समर्पित है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन कर देश के गांवों को गरीबी मुक्त बनाया जाएगा। नई दिल्ली में कल मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मासिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 42 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य की दिशा में करीब 32 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं और पिछले वर्ष जून से दिसंबर तक 4 लाख से अधिक मकान बनकर तैयार हो चुके हैं।
गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर प्रख्यात लेखक, शिक्षाविद, मंत्रालय के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। इस पुस्तक को 7 खंडों में प्रस्तुत किया गया है और इसमें 3000 वर्षों से अधिक के इतिहास का संकलन है। हिंदी और अंग्रेजी में रचनात्मक प्रयासों का एक परिणाम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पिछले वर्ष दिसंबर महीने में कुल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में वर्ष 2023 की इसी अवधि की तुलना में 7.3% की वृद्धि हुई और ये 1,77,000 करोड़ रुपए हो गया। एक रिपोर्ट। दिसंबर 2023 में सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व 1,64,000 करोड़ रुपए था। पिछले वर्ष दिसंबर में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 32,836 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी संग्रह 40,499 करोड़ रुपए रहा। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संग्रह 47,783 करोड़ रुपए और उपकर 11,471 करोड़ रुपए रहा। पिछले वर्ष नवम्बर में सकल जीएसटी संग्रह में 8.5% की वृद्धि हुई थी और यह 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2024 में भारत की सांस्कृतिक गौरव में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अवसर रहा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अबुधाबी में बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन भी भारत के सांस्कृतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पेश है पिछले वर्ष भारत की सभ्यतागत विरासत में हुई उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट। भारत ने 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अपनी सभ्यतागत विरासत को संरक्षित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार के प्रयासों से असम में मोइदम को भारत के 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के वैश्विक महत्व को दर्शाता है। कुरुक्षेत्र में अनुभव केंद्र के उद्घाटन ने महाभारत और भगवद गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों को जीवंत किया। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में आत्मनिर्भर भारत को दर्शाते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार और 10 लाख नौकरियों का सृजन किया। भारत ने 2024 में असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर अपनी भाषाई विविधता को भी मजबूत किया। भारत 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले 2025 के लिए भी तैयार है। यह आयोजन दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागमों में से एक होने का अनुमान है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वहीं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी लाने के देश के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम रहा है। वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इससे पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8% की कमी आई है। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यालय को सौंपे गए डेटा के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2005 से लेकर 2020 के दौरान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन आधिक्य में 36% की कमी रही है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि प्रारूप को भेजी गई चौथी द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कुल राष्ट्रीय उत्सर्जन 295 करोड़ 90 लाख टन कार्बन के बराबर रहा। हालांकि वर्ष 1994 से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अब भी 98.34% अधिक है। गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दिलजीत दोसांझ बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न हैं तथा उनमें प्रतिभा और परंपरा का सम्मिश्रण है। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रावंची आज से भारत की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे आज और कल नई दिल्ली में ईरान भारत राजनीतिक परामर्श के 19वें दौर की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग की आर्थिक समीक्षा की। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी चर्चा की। उनकी यात्रा से दोनों पक्षों को राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, सांस्कृतिक और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा में मदद मिलेगी। अमेरिका में न्यू ऑरलियंस के फ्रेंच क्वार्टर में कल नए वर्ष के पहले दिन एक व्यक्ति द्वारा पिकअप ट्रक भीड़ पर चढ़ा दिए जाने से 15 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। इस घटना को आतंकवादी हमला मानकर जांच की जा रही है। संदिग्ध की पहचान 42 वर्षीय शमसुद्दीन बहार जब्बार के रूप में हुई है, जो पुलिस के साथ गोलीबारी में मारा गया। उसके पास से राइफल भी बरामद की गई है। ट्रक पर लगे काले झंडे की जांच आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और अन्य विदेशी आतंकी संगठनों के साथ संपर्क के लिए की जा रही है।
गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टिकट सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से मूल फोटो पहचान पत्र दिखाकर खरीदी जा सकती है। सीधे वेबसाइट और आमंत्रण मोबाइल ऐप पर से भी इसे टिकट खरीदी जा सकती है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए टिकटों की कीमत 20 रुपए और 100 रुपए तथा बीटिंग रिट्रीट के लिए 100 रुपए और बीटिंग रिट्रीट रिहर्सल के लिए 20 रुपए होगी। उड़ीसा में राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में कल हॉकी इंडिया लीग के दूसरे मैच में सांची राढ़ बंगाल टाइगर्स ने टीम गुनासिका को 2-1 से मात दी। रुपेंद्र पाल सिंह ने बंगाल टाइगर्स के लिए 2 गोल किए और बंगाल टाइगर्स के लिए लगातार दूसरी जीत और प्रतियोगिता में शुरुआती बढ़त सुनिश्चित की। वहीं आज रात 8:15 बजे सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला यूपी रुद्रास के साथ होगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज भीषण ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग का कहना है कि पश्चिम ईरान में चक्रवाती असर से बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज और कल पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद फरहत। केंद्र सरकार द्वारा देश के करोड़ों किसानों को कल नए साल के पहले दिन बड़ा तोहफा देने की खबर आज सभी अखबारों में प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित की गई है। अमर उजाला लिखता है, पीएम फसल योजना का आवंटन बढ़ा, डीएपी पुरानी कीमतों पर ही मिलेगा। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किसानों को मिलती रहेगी सस्ती खाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए वर्ष का पहला निर्णय किसानों को समर्पित। पंजाब केसरी ने यह खबर विस्तार से दी है। पत्र लिखता है, 50 किलो का डीएपी बैग 1350 रुपए में मिलेगा, 4 करोड़ किसानों को लाभ होगा। वर्ष 1901 के बाद भारत में 2024 सबसे गर्म साल रहा। मौसम विभाग ने कहा, उत्तर भारत में शीतलहर जारी, जनसत्ता की सुर्खी है। वहीं श्रीनगर के जम चुके तालाब में चहलकदमी करते लोगों की तस्वीरें दैनिक जागरण ने प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, पूरे उत्तर भारत में प्रचंड शीतलहर, कश्मीर से बिहार तक ठंड का कहर। रक्षा मंत्री ने वर्ष 2025 में रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया। एकीकृत सैन्य कमान की स्थापना पर विशेष जोर रहेगा। हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, एआई तकनीक से लैस होंगी सेना। धन्यवाद निखिल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीला कचरा सुरक्षित निपटान के लिए स्थानांतरित। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 11 माओवादियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष समर्पण किया। दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह वर्ष 2023 की इसी अवधि की तुलना में 7.3% बढ़कर 1,77,000 करोड़ रुपए हुआ। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री आज से शुरू। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में हुए आतंकवादी हमले में 15 लोगों की मौत और 35 घायल। और राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में सांची राढ़ बंगाल टाइगर्स ने टीम गुनासिका को 2-1 से मात दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।